सुमित्रा जी पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी पास के कमरे से आती हुई आवाज उनके कानों में टकराई तो दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। वो और नजदीक आई तो बहू की बातें सुनकर चेहरा भाव शून्य हो गया। पानी की प्यास कब गायब हो गई उन्हें याद ही न रहा। उनके भारी कदम अनायास ही वापस अपने कमरे की ओर मुड़ गए। क्या हुआ भाग्यवान, पानी लेने गई थी, खाली हाथ कैसे आ गई? उनके पति राम सिंह जी ने पूछा, लेकिन सुमित्रा जी चुप रही, बिस्तर पर बैठ गई। अरे भाग्यवान, बात क्या है? तबीयत तो ठीक है ना? राम सिंह जी अब चिंतित हो उठे। सुमित्रा जी बिल्कुल खामोश थीं, बस आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं जाना उस घुड़स खाने में। ये सुनकर राम सिंह जी सख्त हो गए। ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? किस घुसड़ खाने की बात कर रही हो? और हम क्यों जाएंगे वहां? तो सुमित्रा जी ने कहा, बड़ी बहू पिंकी किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी कि मैंने सब सुन लिया। कहते हुए सुमित्रा जी ने सारी बात राम सिंह जी को बताई। दरअसल पास वाला कमरा सुमित्रा जी के बड़े बेटे वो पिंकी और संदीप का था। संदीप उस समय घर पर नहीं था और पिंकी अपनी सहेली से बातें कर रही थी। उसकी आवाज हल्की थी पर घर में सन्नाटा होने के कारण बाहर तक सुनाई दे रही थी। यार शिवानी, तुझे क्या बताऊं, दिन भर खपती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक एक पल की फुर्सत नहीं। पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है। बच्चों के काम, स्कूल, ट्यूशन, घर का काम और ढेर सारी जिम्मेदारियां, बाहर निकलने की फुर्सत किसे है? और अब तो माँ बाबूजी की तबीयत भी रोज बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ से उनकी सहेली शिवानी की आवाज आई, हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन यार पिंकी, तेरे तो देवर देवरानी भी हैं ना, तो क्या वो लोग कुछ नहीं करते? आखिर माता पिता तो उनके भी हैं। तो पिंकी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अरे यार, वो लोग तो बिल्कुल कन्नी काट गए हैं। उन्हें रखना तो दूर, मिलने तक भी नहीं आते। जब भी बात होती है तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। मैं तो अब थक गई हूँ, इतने सालों से हम ही देख रहे हैं, उनका क्या कोई फर्ज नहीं बनता? तभी शिवानी ने तुरंत जवाब दिया, ये तो बहुत गलत बात है पिंकी, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। मेरे सास ससुर को दोनों भाई बराबर देखते हैं। 6-6 महीने किसी को बोझ नहीं लगता, सबकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। विंकी ने कहा, हाँ सही कह रही है। तू वैसे भी तो अब तो महंगाई भी कितनी हो गई है, बचत तो दूर, खर्च निकालना भी मुश्किल होने लगा है। तो फिर बात करना अपने पति से। संदीप समझदार है, मान जाएगा। ये जिम्मेदारी दोनों बेटों की ही है, अकेली तुम्हारी क्यों? शिवानी ने कहा। तो पिंकी ने गहरी सांस ली। ठीक कहती है, तो आज रात को ही बात करूंगी उनसे। आखिर छोटे बेटे बहू का भी कुछ फर्ज है या नहीं? जब सुमित्रा जी ने सारी बातें अपने पति राम सिंह जी को बताई तो उनके मन में गुस्सा, दुख और हैरानी एक साथ उभर आए। क्या पिंकी ने ऐसा कहा? मेरी बहू मेरी बेटी जैसी, पिंकी ने सोच कर ही राम सिंह जी का दिल धक से रह गया। ये वही बहू थी जो हर सुबह उनके लिए गर्म पानी लाकर देती थी, घुटनों पर तेल की मालिश करती थी, सासू माँ के लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बना कर देती थी और ससुर जी की जरूरत के हिसाब से बिना मिर्च मसाले का खाना। आज वही बहू उन्हें जिम्मेदारी और बोझ के तराजू पर तोल रही थी। सुमित्रा जी कुछ नहीं बोली। वो ऐसी ही थी, थोड़ा कम बोलती थी, लेकिन जो महसूस करती थी उसे चुपचाप अपनी डायरी के पन्नों पर उतार देती थी। वो पन्ने सालों से उनके मन की आवाज बनते जा रहे थे। वो बिस्तर पर बैठी फिर काफी देर तक कुछ लिखती रही। अगली सुबह हुई तो घर में रोज की तरह हलचल शुरू हो गई। सुमित्रा जी का पोता प्रीतम अपने कमरे से बाहर निकला और ऊंची आवाज में बोला, मम्मी, ये प्रिया की बच्ची मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करती है, खुद तो पढ़ती नहीं, मुझे भी परेशान करती रहती है। तभी प्रिया भी तुरंत पीछे से आधम की, मम्मी झूठ बोल रहा है, ये मेरे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, मुझे ही चैन से पढ़ने नहीं देता। दोनों भाई बहन की बातों में गर्मी बढ़ने लगी। तो पिंकी ने बीच में टोकते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह शुरू हो जाते हो, ये घर है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। फिर वो संदीप की तरफ मुड़ी जो अखबार पढ़ रहा था। सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। संदीप ने अखबार नीचे रखा। क्या हुआ? तो पिंकी ने कहा, मैं सोच रही थी क्यों ना माँ बाबूजी को अनिल और सुमन के पास भेज दें। अब देखो ना, 3 कमरों का ही घर है, बच्चों की पढ़ाई बढ़ रही है। प्रीतम और प्रिया दोनों को अब अलग अलग कमरा चाहिए। माँ बाबूजी को वहां भेज देंगे तो घर भी थोड़ा खुला रहेगा, बच्चों को भी स्पेस मिल जाएगा। प्रिया की तो बोर्ड की परीक्षा है। ये सुन संदीप का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। पिंकी, कैसी बातें कर रही हो तुम? पिंकी झल्ला गई, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ संदीप, इतने साल हो गए कभी छोटे बेटे बहू ने कहा कि माँ बाबूजी को मेरे पास भेज दो। 2 साल पहले माँ बाबूजी एक बार गए थे उनके घर, 1 महीना भी नहीं रख पाए थे वो लोग। उन्हें 1 महीने से पहले वापस भेज दिया था। संदीप अब खड़ा हुआ, उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो पिंकी, मैं माँ बाबूजी को कहीं नहीं भेजने वाला, तुम नाश्ता बनाओ, मैं नहा कर आता हूँ। पिंकी कुछ पल खड़ी रही, जैसे उम्मीद अभी बाकी हो, लेकिन वो नहाने चला गया। उसके जाते ही पिंकी ने थाली जोर से सिंक पर पटक डाली। बच्चों की बहस अब थम चुकी थी। कुछ देर बाद प्रीतम अपने कॉलेज के लिए निकल गया और प्रिया स्कूल के लिए चली गई। पिंकी चुपचाप रसोई में नाश्ता बना रही थी। संदीप ने नाश्ता किया, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी पसरी रही। शाम को संदीप के आने के बाद भी सुबह की बहस का कोई जिक्र नहीं किया, पर पिंकी का चेहरा साफ बता रहा था कि बात वही अटकी हुई है।
और वो अब कोई समझौता नहीं करने वाली। उसका मन उखड़ा हुआ था, संदीप आखिर मेरी बात समझते क्यों नहीं, क्यों हर बार वही बात दोहराते हैं। वो बुढ़ाती जा रही थी, देवर का अच्छा खासा बिजनेस है, खुद की गाड़ी, बड़ा घर, नौकर भी है, फिर भी माँ बाबूजी सिर्फ हमारे ही सर क्यों। वो सोचती रही अगर वो रख लें तो हमें भी थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन नहीं, संदीप को तो आदर्श बेटे का सर्टिफिकेट चाहिए ना। रात हुई तो पिंकी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। संदीप हैरानी से बोला, इतने पैसे किस लिए? मेरी चचेरी बहन की शादी है अगले महीने, भूल गए क्या? बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं, खुद के लिए भी कुछ लेना है, घर वालों की नजरों में भी तो कुछ इज्जत रखनी है ना। पिंकी ने कहा, लेकिन संदीप परेशान हो गया। पिंकी, तुम भी जानती हो महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, अभी एक निकालना भी मुश्किल है। माँ की दवाइयाँ परसों लाया था और बाबूजी को कल हड्डियों के डॉक्टर के पास ले जाना है। अभी तो ये सब देख लें, फिर शादी के खर्चों की बात करेंगे। पिंकी का चेहरा तमतमा उठा, बस यही सुनना बाकी था, तुम्हें तो माँ बाबूजी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, हम तो जैसे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कितनी बार कहा, अगर उन्हें अनिल के पास भेज दोगे तो सारी परेशानी हल हो जाएगी। उनके पास पैसे की कमी थोड़ी है, थोड़ा सा खर्च कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। हमारे तो अपने खर्च भी नहीं निकलते, प्रिया की फीस, प्रीतम की पढ़ाई, आगे आगे तो ये सब और बढ़ेगा। एक काम करो ना, अगर नौकरी से गुजारा नहीं होता तो कोई बिजनेस शुरू कर लो। बिजनेस चलाना आसान नहीं है पिंकी, जितने पैसे आ रहे हैं उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। और क्या पता है 1-2 दिन में प्रमोशन मिल जाए, फिर सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, मिल गया तुम्हें प्रमोशन और हो गई हमारी तकलीफें दूर। पिछले 3 सालों से यही सब सुनती आ रही हूँ। तभी प्रिया कमरे में आई, पापा कल मुझे कंप्यूटर कोर्स की फीस जमा करवानी है, पहले ही 1 महीना लेट हो गया, प्लीज अब तो करवा दो। संदीप ने सिर पकड़ लिया, अरे प्रिया कहाँ से लाऊं उतने पैसे, घर के खर्चों में ही सब निकल जाता है, माँ बाबूजी की दवाइयाँ, अब तुम्हारी फीस भी, मैं तो एक ही आदमी हूँ, कितना संभालूं। प्रिया का चेहरा उतर गया, लेकिन पिंकी का गुस्सा अब उफान पर था। हाँ बस यही करो, माँ बाबूजी का रोना रोते रहो, हम तो जैसे तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं। अगर उन्हें अनिल के पास भेज दो तो आधा बोझ खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। संदीप ने गुस्से में देखा, पिंकी ये कोई तरीका है बात करने का? तो क्या करूं? पिंकी ने गुस्से से कहा, हर बार एक ही कहानी, माँ के लिए दवा, बाबूजी के लिए डॉक्टर और हमारी जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई। मेरी भी तो कोई जिंदगी है। संदीप, क्या मैं सिर्फ सेवा के लिए बनी हूँ? संदीप चुप हो गया, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सच तो है, वो मन ही मन सोचने लगा, मैं भी कितना खींचूं, घर का खर्चा मेरे ही कंधों पर तो है। अनिल तो जैसे सब भूल ही गया, क्या वो इतना बेपरवाह हो गया कि अपने माँ बाप भी नहीं दिखते? उसे उनका दिल भारी हो चला। अगली सुबह उठा तो संदीप के मन में अभी रात की उलझनें तैर रही थीं। कुछ सोचकर उसने जेब से फोन निकाला और अपने छोटे भाई अनिल का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी तो दूसरी तरफ से अनिल की आवाज आई, हाँ भैया सब ठीक है। संदीप ने जबरन हल्की मुस्कान चेहरे पर आड़ी, अब ठीक है अनिल, तुम बताओ कैसा चल रहा है कामकाज? भैया बस वही भाग दौड़, आजकल थोड़ा और बिजी हूँ, एक प्रोजेक्ट हाथ में है। अच्छा अच्छा। संदीप कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अनिल दरअसल माँ बाबूजी की बात करनी थी। पिंकी पास में चाय का कप ले खड़ी थी और हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। फिर संदीप ने स्वर को समान रखते हुए कहा, माँ कई बार तुम्हारा नाम लेती रहती हैं, बाबूजी भी कहते हैं कि अनिल की आवाज़ सुने कितने दिन हो गए हैं, और देखो ना पिंकी के मायके में भी शादी है, हमें जाना पड़ेगा। ऐसे में अगर तुम उन्हें अपने पास रख लो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा घर भी बड़ा है, खुला है, तो थोड़ा बदलाव भी हो जाएगा उनके लिए। अनिल ने इस बात सुनी पर जवाब थोड़ा सोच कर दिया, भैया देखो मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि हमारा नौकर रामू गाँव गया हुआ है, अकेले सुमन से तो देखभाल नहीं हो पाएगी, माँ बाबूजी की दवा, खाना पीना, सब कुछ टाइम पर चाहिए होता है। संदीप ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अनिल ने बात पूरी की, बस 3-4 दिन की बात है भैया, रामू जब गांव से वापस आ जाएगा तब आप माँ बाबूजी को हमारे घर लेकर आ जाना, मैं उन्हें लेने नहीं आ पाऊंगा, बिजनेस में इतना टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ठीक है, मुझे बता देना, मैं छोड़ जाऊंगा माँ बाबूजी को। हाँ भैया वही ठीक रहेगा, फिर मैं निकलता हूँ, एक क्लाइंट का कॉल है। इतना कहकर अनिल ने फोन काट दिया। फोन करते ही पिंकी कमरे में आई, चेहरे पर एक संतुष्टि थी, जैसे कोई इंतजार खत्म हुआ हो। क्या कहा अनिल ने? अभी नौकर नहीं है उनके पास, 3-4 दिन में आ जाएगा, तो मैं उन्हें छोड़ आऊंगा, संदीप ने जवाब दिया। तो पिंकी के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। देखा, मैंने कहा था ना कि अनिल मान जाएगा। उधर प्रिया और प्रीतम पास के कमरे में बैठे सुन रहे थे। प्रीतम ने हवा में हाथ उड़ाते हुए कहा, अब मिलेगा मुझे पूरा कमरा। प्रिया ने हंसते हुए उसका मुंह दबाया, चुप कर पागल, कोई सुन लेगा। फिर रुक कर बोली, अब तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी, दादू दादी के जाने के बाद शांति से पूरा ध्यान लगा पाऊंगी पढ़ाई में, और जब तक वो वापस आएंगे तब तक मेरे बोर्ड एग्जाम भी समाप्त हो चुके होंगे। दोनों बच्चे हंसते बतियाते कमरे से बाहर निकले। तभी एकाएक पिंकी की आवाज उनके कानों में टकराई। वो संदीप से बात कर रही थी कि जब तुम माँ बाबूजी को अनिल के घर छोड़कर आओगे तो दोबारा उन्हें वापस लाने का नाम मत लेना, इतने साल हमने उनकी जिम्मेदारी उठाई है और अब बारी उनकी है। ये सुनकर प्रिया और प्रीतम वहीं ठिठक गए। दोनों में
ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। दादू दादी हमेशा के लिए वहां रहेंगे? प्रीतम ने कहा तो प्रिया का चेहरा भी मुरझा गया। उसने कहा, दादू दादी का वहां बिल्कुल मन नहीं लगेगा। मुझे याद है पिछली बार जब वो गए थे तो मुझसे कहा था कि दिन घबरा जाता है, वहां सब कुछ अजनबी लगता है। हम दोनों बच्चों के चेहरे की चमक कहीं गायब हो चुकी थी। दाऊ दादी के बारे में सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। उधर संदीप माँ बाबू जी के कमरे की ओर बढ़ा, पर उसका मन बहुत भारी था। उसे पता था कि ये बात माँ बाबू जी को चुभेगी, लेकिन वो भी मजबूर था। अंदर से सुमित्रा जी की खांसने की आवाज आ रही थी। संदीप ने कमरे में दाखिल होते ही रोज की तरह मुस्कुराने की कोशिश की। पहले कुछ औपचारिक बातें की, माँ तबीयत कैसी है, दवाइयाँ समय पर ली या नहीं। सुमित्रा जी ने हल्का या सर हिलाया। बेटा सब ठीक है। संदीप ने गहरी सांस ली। उसका गला सूख रहा था, लेकिन बात को टालना मुमकिन नहीं था। माँ बाबूजी, मैं अनिल से बात कर रहा था। वो चाहता है कि आप दोनों कुछ दिन उसके साथ रहें। मैंने कहा कि ठीक है, 2-3 दिन में आपको वहां छोड़ आऊंगा। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे वक्त कुछ पल के लिए वहां रुक गया हो। राम सिंह जी ने चश्मा उतारा और उसे साफ करते हुए बोले, कितने दिनों के लिए भेज रहे हो बेटा? संदीप ने नजर चुराते हुए कहा, 2-3 दिन में छोड़ आऊंगा, फिर जैसे वक्त रहेगा वैसे देखेंगे। सुमित्रा जी कुछ बोलना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। आंखों में पानी भरा है। तभी संदीप ने जबरन एक फीकी मुस्कान ओढ़ी और बोला, आप लोग चिंता मत करो, अनिल के घर आराम रहेगा और नौकर भी तो है वहां। लेकिन दोनों बुजुर्ग चुप थे। संदीप को उनकी खामोशी असहज कर रही थी। आखिरकार वो उठा और धीरे से बोला, मैं थोड़ा काम निपटा लूं, फिर आता हूं, और कमरे में से बाहर निकल गया। सुमित्रा जी और राम सिंह जी के मन में तूफान था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। शायद यही उम्र का हुनर होता है। भीतर बेशक सब जलकर राख हो जाए, पर चेहरे की खामोशी से एहसास तक नहीं होता। वो बस कुछ देर उस जगह को देखते रहे जहां दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, एक पुरानी पारिवारिक फोटो। दोनों बेटे मुस्कुराते हुए दाएं बाएं खड़े थे। दोनों बहू एक दूसरे से सटी खड़ी थी और वो दोनों बुजुर्ग बीच में। अब कहीं तस्वीर उन्हें अजनबी लग रही थी। थोड़ी देर बाद राम सिंह जी ने धीमे स्वर में कहा, सुमित्रा, गलती किसी की नहीं है। शायद ये ऐसा आ गया है। बच्चों की भी अपनी मजबूरी है। उसी शाम पिंकी ने माँ बाबूजी की पसंद का खाना बनाया। वैसे तो पिंकी हमेशा उनकी पसंद का ख्याल रखती थी, लेकिन आज उनका ध्यान कुछ ज्यादा ही था। शायद मन ही मन उसे लग रहा था कि अनिल के घर जाने के बाद उन्हें ये सब शायद ना मिले। पिंकी का स्वभाव बुरा नहीं था, लेकिन वक्त और परिस्थितियों ने उसे थोड़ा स्वार्थी बना दिया था। अपनी दीवानी सुमन के स्वभाव से वो काफी हद तक वाकिफ थी, इसलिए उसने सोचा कि जब तक वो दोनों यहाँ है उनकी पसंद का ही खाना बनाएगी। जब सुमित्रा जी और राम सिंह जी खाना खाने बैठे तो उनकी पसंदीदा चीज देखकर उनके मन में एक अजीब सा विचार कौन था। जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छे पिलाया जाता है, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है? राम सिंह जी ने खाना देखा और पूछ बैठे, पिंकी बेटी, इतना कुछ बनाना? तो पिंकी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस बाबूजी, मन हुआ आप खाइए, मैंने खास आपके लिए बनाया है। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा अपराध बोध था जो छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगले 2 दिन जैसे हवा के झोंके की तरह उड़ गए। पिंकी ने माँ बाबूजी का सामान पैक करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो दिन आ गया जब सुमित्रा जी और राम सिंह जी को अपने छोटे बेटे अनिल के घर जाना था। सुबह की धूप आंगन में पसरी थी। घर के भीतर हलचल थी। आंगन में कोने में माँ बाबूजी के बैग रख दिए। बस थोड़ा सा सामान बाकी था जो पिंकी अभी उनके कमरे से लाने वाली थी। टैक्सी थोड़ी ही देर में आने वाली थी। आंगन में बैठे सुमित्रा जी और राम सिंह जी की आंखें बार बार उनके बेटे की ओर देख रही थी। शायद इंतजार कर रही थी किसी और फैसले का। इधर प्रिया फिर एक बार अपनी माँ के पास आकर बोली, मम्मी, मेरी कोचिंग सेंटर की फीस प्लीज कुछ कीजिए ना। तो पिंकी ने अपनी बेटी को देखा, आंखें भर आईं। बेटा, अभी टाइम नहीं है, पापा से बात कर लेना। बस इतना कहकर वो तेजी से माँ बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गई। पिंकी कमरे में दाखिल हुई तो उसकी नजरें चारों ओर घूमी। उसने एक गहरी सांस ली और बाकी के 2 बैग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसकी नजर उस छोटे से बैग पर पड़ी जिसमें माँ बाबूजी अपनी पेंशन के पैसे रखते थे। अभी 2 दिन पहले ही तो उनकी पेंशन आई थी, पैसे तो इसमें पड़े होंगे। उसने मन ही मन सोचा कि क्यों ना प्रिया के कोचिंग के लिए इसमें से पैसे ले लूं। वहां अनिल के घर में माँ बाबूजी को पैसों की क्या जरूरत पड़ेगी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। माथा पसीने से भरा था। हे भगवान, माफ कर देना, मुझे मालूम है ये पाप है, लेकिन आप तो सब जानते हो, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने बैग की चेन खोली। तभी बैग से कुछ फिसला और जमीन पर गिर पड़ा। सुमित्रा जी की डायरी थी। वो अपने आप बीच में से खुल गई और एक पन्ना पिंकी की आंखों के सामने खुल गया। तो पिंकी की नजर उस पर ठहर गई। उस पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन के वो मुश्किल पल। ये पढ़ते ही पिंकी के चेहरे पर सवाल तैरने लगे, ये क्या है? उसने डायरी को उठाया, पलट कर देखा तो लिखावट सुमित्रा जी की ही थी, पर यह डायरी तो उसने कभी देखी नहीं थी। उनकी असली डायरी तो भूरे रंग की थी, वही जिसे वो अक्सर सिराने रखती हैं, जिसमें वो भजन लिखा करती हैं। वो डायरी तो दूसरी है, ये तो मैंने कभी नहीं देखी। नहीं, पिंकी का मन डायरी को बंद करने का कर रहा था कि किसी की निजी बातें पढ़नी तो नहीं चाहिए, उसने सोचा, लेकिन उसकी आंखें उन शब्दों पर अटक गई। मन उलझन और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। माँ जी के जीवन में ऐसे कौन से अनुभव हैं जिनका जिक्र इसमें किया गया है? उसने सोचा,
कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ आंगन में प्रिया और प्रीतम की धीमी धीमी बातें सुनाई दे रही थीं। उसने धीरे से पन्ना पलटा और जैसे ही उसकी नजर अगले शब्दों पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। तारीख थी 3 साल पहले की। उसने जल्दी से पढ़ना शुरू किया। आज हमें अपने छोटे बेटे अनिल के घर आए 1 हफ्ता हो चुका है। शुरू शुरू में तो छोटी बहू सुमन ने हमारा पूरा ख्याल रखा, हमारी सेहत के हिसाब से सब कुछ किया। अनिल भी बच्चों को लेकर रोज कमरे में आता, हंसता बतियाता। नौकर रामू को भी सख्त हिदायत दी थी कि माँ बाबूजी की हर जरूरत पूरी हो। रामू इतना फुर्तीला था कि हम कुछ कहते और वो दौड़ कर देता। टेलीविजन पर मेरी कथा या प्रवचन का समय होता तो फट से चला देता। इतना अच्छा लगता था। वहाँ एक सुकून सा उतर आया था दिल में। लेकिन ये सब बस 1 हफ्ते तक ही रहा, फिर सब बदल गया। अनिल का आना पहले कम हुआ, फिर बंद हो गया। बुलाते तो खींच कर जवाब देता, कुछ जरूरी काम है। माँ, कुछ कहना हो तो सुमन को बता दो। लेकिन सुमन भी हमसे कोई सरोकार नहीं रखती थी। उसकी आंखों में अब वो गर्मजोशी गायब थी। अब हम अनचाहे मेहमान बन गए थे। अब हम किसी भी जरूरत के लिए आवाज लगाते तो रामू भी अनसुना कर देता। उसका भी क्या कसूर था? वो तो देख रहा था कि जब मालिक मालकिन माँ बाप की फिक्र नहीं करते तो उसे क्या जरूरत है हमारा ख्याल रखने की। ये सब पढ़ते पढ़ते पिंकी का मन अपराध बोध से भर गया। वो आगे पढ़ने लगी तो बाहर से आवाज आई, पिंकी, माँ बाबूजी की दवा का समय हो गया है, पानी लाना। जी अभी लाई, पिंकी ने जवाब दिया और दौड़ कर पानी ले आई। अभी पिंकी पानी लेकर उनके पास गई तो उसने ध्यान से अपने सास ससुर की ओर देखा। दोनों के चेहरों की झुर्रियां आज कुछ ज्यादा ही गहरा गई थी। उनके चेहरों के भीतर छुपे भाव शायद वो आज पढ़ पा रही थी। तभी संदीप ने कहा, पिंकी सब सामान ले आई ना? नहीं, वो बस 1-2 बैग और है, मैं भी लेकर आती हूँ, कहकर वो वापस अंदर गई। लेकिन डायरी में आगे क्या लिखा है ये जानने की जिज्ञासा ने उसे फिर से डायरी उठाने पर मजबूर कर दिया। आगे लिखा था, यूं तो बहू मुझे रसोई में जाने नहीं देती, लेकिन पानी मांगने पर भी कोई पानी देने नहीं आता तो मैं ही रसोई में पानी लेने चली जाती। लेकिन तभी देखती कि फलों और मिठाइयों से फ्रिज भरा रहता। लेकिन मजाल है कि बहू हम तक कुछ पहुंचाते, यहाँ तक कि नौकर भी छुप छुप कर खा जाता है, लेकिन हमें तरसा कर रख दिया। हाँ, शाम को नौकर आकर दूध का गिलास जरूर देकर जाता है, लेकिन उस दूध में भी आधे से ज्यादा पानी मिला होता था। ये देखकर ही दूध पीने की इच्छा खत्म हो जाती थी। एक मेरी बहू पिंकी थी तो सौंफ इलायची डालकर इतना स्वादिष्ट दूध लेकर आती थी हमारे लिए, और कहाँ ये पतला पानी जैसा दूध। भूख ना भी होती तो पिंकी बहुत जबरदस्ती रोटी देकर जाती। खाना खाएंगे तभी तो दवा खा पाएंगे। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर ही भूख लगने लगती। खाना खाने के बाद फल काट कर देना कभी नहीं भूलती। और यहाँ फ्रिज में पड़े फल सड़ जाए, नौकर खा जाए, लेकिन मजाल है घर बैठे सास ससुर के मुंह लगने दे। छोटी बहू, एक दिन दवाइयाँ खत्म हो गई। मैंने सुमन को कई बार आवाज दी मेरी दवा मंगवा दो, लेकिन वो नहीं आई। आखिरकार मैंने पोते को बुलाया, बेटा मम्मी घर पर नहीं है क्या? तो मासूम बच्चियों ने जवाब दिया। मेरे दिल में खंडर की तरह उतर आई। दादी मम्मी कहती हैं कि आप और दादू सारा दिन उनका सर खपा देते हैं, वो भी अपने कमरे में है, लेकिन कह रही हैं कि आपकी बातें सुन सुनकर थक गई हूँ। मैं मासूमियत से उसने सब बता दिया। फिर बोला, आप क्यों इतना तंग करते हो मेरे मम्मी पापा को? ये सुनकर जैसे मेरा कलेजा कई टुकड़ों में बट गया। हैरान रह गए हम दोनों और फटी आंखों से एक दूसरे को देखते रह गए। उस छोटे से बच्चे को भी इतना कुछ सिखा दिया इन लोगों ने। पोता तो अपनी बात कहकर निकल गया। इधर संदीप के पिताजी मुझसे बोले, वो बच्चा है सुमित्रा, अपनी माँ से जो सुनेगा उसी तरह बोल देगा। और वैसे भी हमारा अपना बेटा ही जब हमारी सेवा का बोझ हमको समझता है तो फिर उसकी पत्नी की हमारी क्या परवाह होगी। अब मैंने भी मन में ठान लिया था कि अब हम और नहीं। संदीप का फोन अक्सर आता रहता था हालचाल पूछने के लिए, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया था कि हम यहाँ कितनी परेशानी में हैं। मन नहीं चाहता था कि उसे परेशान करें। अब मेरा सब टूट चुका था। मैंने सोच लिया अगली बार संदीप का फोन आएगा तो मैं उससे कहूंगी कि हमें यहाँ से लेकर जाए। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया। सुबह सुबह सुमन खुद हमारे कमरे में आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। लीजिए बाबूजी, दूध पी लीजिए, उसने कहा। तो मैंने गिलास की ओर देखा और मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। दूध पर गाढ़ी मलाई थी। इतने दिन बाद ऐसा दूध देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सुमन गिलास रखकर चली गई। मैं और राम सिंह जी चुप थे। तभी बाहर से पोते की आवाज आई। बड़े ने छोटे से कहा कि आज मम्मी ने रामू काका को खूब डांटा। क्यों डांटा? छोटे ने हैरानी से पूछा। अरे वो रसोई का दरवाजा खुला छोड़ गए थे, बिल्ली अंदर घुस गई और सारा दूध जूठा कर दिया। अरे फिर तो मजा आ गया, छोटे ने कहा, और दोनों एक दूसरे को ताली मारने लगे। फिर हंसी कमरे तक गूंज रही थी। मुझे समझते देने लगे कि आज ये मेहरबानी क्यों हुई। वो दूध बिल्ली ने जो जूठा कर दिया था वो हमें परोसा गया। मेरे मन में घृणा और दुख का तूफान उठा। ये इज्जत है हमारी कि हमें जानवरों का जूठा दूध दिया जाए। उसी समय मैंने सुमन को आवाज दी। राम सिंह जी मुझे मना कर रहे थे। सुमित्रा रहने दे, बस 2-4 दिन की बात है। संदीप का फोन आएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या जरूरत है कुछ कहने की? लेकिन मेरे
लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। मेरा मन चीख रहा था। ये सिर्फ दूध की बात नहीं थी, ये उस तिरस्कार की बात थी जो हम हर पल झेल रहे थे। मैंने फिर से आवाज दी, सुमन बहू अब अपने कमरे में जाकर बैठी ही थी। मेरी आवाज सुनकर तंतमाते हुए बाहर निकली। क्या है, क्यों सारा दिन मेरे नाम की माला जपते रहते हो? उसका लहजा मेरे दिल को चुभ गया, लेकिन मैंने गुस्से को पी लिया। सीधे सीधे कोई इल्जाम लगाने की बजाय मैंने शांति से कहा, बेटी आज हमारा दूध पीने का मन नहीं है, ये दूध का गिलास तुम बच्चों को दे दो। मेरी बात सुनकर सुमन का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। शायद उसे अंदाजा था कि मुझे कुछ पता चल गया है, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। वो गुस्से से बोली, नहीं बच्चे नहीं पियेंगे ये दूध, अभी उनका दूध पीने का टाइम नहीं हुआ है। मैंने उनकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में देखा। अरे तो क्या हुआ, बढ़ता शरीर है, दूध तो फायदा ही देगा। और फिर मैंने बाहर खेले दोनों पुतों को आवाज दी, अरे बेटा इधर आओ। दोनों बच्चे दौड़ते हुए कमरे में आए। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। मैंने बड़े पोते को की ओर गिलास बढ़ाया, ये लो बेटा दूध पी लो, तुम्हारी दादू का आज दूध पीने का मन नहीं है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि सुमन ने अंगारे जैसी आंखों में मेरी ओर देखा। मैंने कहा था ना बच्चे दूध नहीं पियेंगे। उसकी आवाज में अभी भी खींच के साथ साथ एक अजीब सा डर था। मैंने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, क्योंकि ये बिल्ली का जूठा दूध है, इसीलिए बच्चे नहीं पियेंगे ना। ये सुनते ही सुमन के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं तो उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें उसके झूठ को बयां कर रही थी। तो फिर पीने दो बच्चों को ये दूध, मैंने कहा। तो सुमन का चेहरा लाल हो गया। वो एकदम से मेरी ओर बढ़ी और मेरे हाथ से गिलास छीनकर जमीन पर दे मारा। पूरे कमरे में दूध बिखर गया और कांच के टुकड़े फर्श पर फैल गए। बच्चे डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन सुमन यहीं नहीं रुकी। उसने मुझे जो खरी खोटी सुनाई वो मेरे दिल को चीर गई। आपको शर्म नहीं आती? सारा दिन बस यही ड्रामा करती रहती है, मैं चैन से जीने नहीं देती। मेरे घर में आकर मुझ पर ही रौब जमाती हैं। अब देख मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। कमरे में जाकर शायद उसने अनिल को फोन किया, तभी कुछ ही देर में वो घर आ गया। वो आते ही अपने कमरे में गया और काफी देर तक दोनों बातें करते रहे। उनकी बात सुन नहीं पाई, लेकिन मेरा मन जानता था कि सुमन अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही होगी। फिर भी मुझे यकीन था कि जब मैं अनिल को सच बताऊंगी तो वो हमें ही सही ठहराएगा। आखिर हम उसके माँ बाप है, हमारा इतना तिरस्कार वो कैसे बर्दाश्त करेगा। कुछ देर बाद अनिल भीतर आया, पीछे पीछे सुमन भी थी। मैंने उसे देखते ही कहा, बेटा तुझे पता है आज सुमन ने हमारे साथ क्या किया? वो दूध, लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि अनिल बीच में ही आग की तरह फट पड़ा। सब पता है मुझे, उसने क्या कहा, क्या किया। और आप क्या करती रहती हैं सारा दिन? थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए माँ, आसपास में हमारी इज्जत है। लोग क्या कहेंगे जब आपको चिल्लाते सुनेंगे, ये झगड़ा सुन लेंगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा? उसने जो कहा वो शब्द नहीं थे, अपमान था। ये वही बेटा था जिसके लिए मैंने रात रात जग कर दुआएं मांगी थी, जिसकी शिक्षा के लिए हमने अपनी जमीन तक बेच दी थी, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी, लेकिन केवल इसलिए कि वो सेटल हो जाए। लेकिन आज मैं दुआ कर रही थी कि किसी तरह जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब अपनी ही औलाद अपनी ना रहे और किसी को कैसे दोष दे सकती थी? मुझे याद नहीं उसने क्या क्या कहा, क्या क्या सुनाया। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, लेकिन शब्द धुंधले हो गए। मेरी सांसें उखड़ने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। न जाने कब तक मैं भूत बनी खड़ी रही, बैठी रही। जब होश संभाला तो राम सिंह जी मुझे सहारा दे रहे थे। उनकी आंखें भी नम थी, लेकिन वो चुप थे। शायद वो भी मेरी तरह टूट चुके थे। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसे शांत था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई तूफान आकर गुजर गया हो। मैंने अनिल को आवाज दी, बेटा हमें वापस छोड़ दो संदीप के पास, हमारा मन वहीं लगता है। तो अनिल ने जोर से कहा, ठीक है, जैसे किसी जिम्मेदारी से छुटकारा मिला हो। पीछे से सुमन भी सुन रही थी। उसके चेहरे पर राहत छा गई, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। वो पहली और आखिरी बार था जब हम उस घर में गए थे, और सच कहूं उसके बाद कभी इच्छा नहीं हुई वहां वापस जाने की। और दुआ है कि भगवान भी दोबारा वहां जाने की नौबत न लाए। संदीप और पिंकी को हमने इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता तो उनके छोटे भाई ने हमारे साथ क्या किया तो उन्हें कितना दुख होता। इसीलिए हमने अपने दुख को मन में दफन कर लिया। मैंने सोचा अगर दुख हल्का करना है तो डायरी ही सही, ये पन्ने मेरा दर्द सुन लेते हैं और कभी जवाब में कुछ नहीं कहते। अब पिंकी की उंगलियां कांप रही थी। डायरी का वो पन्ना जो अब तक उसने पढ़ा था पूरी तरह उसके आंसुओं से भीग चुका था। उसने गहरी सांस ली और अगले पन्ने पलटने लगी तो 3 दिन पहले की तारीख की। आज मैंने अपनी बहू पिंकी के मुंह से कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। वो हमें यहाँ से भेजने की बात कर रही थी। मैं जानती हूँ ये उसका गुस्सा नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है, लेकिन उसे एक पल ने मुझे भीतर से तोड़ दिया। आज संदीप ने भी बातों में कह दिया, माँ अब आप लोग अनिल के पास चले जाइए। और मैं समझ गई कि फैसला हो चुका है। मैं नहीं जानती कि हम वहाँ सुमन और अनिल की बेरुखी को कैसे सहन करेंगे, लेकिन जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। संदीप और पिंकी की भी अपनी मजबूरियां हैं, वरना मेरा संदीप ऐसा नहीं है। अपनी हर परेशानी को वो खुद अपने कंधों पर लेता
देता है, किसी और को तकलीफ नहीं होने देता। और मेरी पिंकी ऐसी बहू तो नसीबों वाली को मिलती है। न जाने कौन से पुण्य किए थे पिछले जन्म में जो पिंकी हमारी बहू बनकर आई। जानती हूँ उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, हमारी दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस और पूरा घर वो सब अकेले संभालती है। कभी कभी सारी परेशानियों से उसका मन भारी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हमें प्यार करती है। बस दुआ करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे हमेशा हंसते रहें। अगर हमारे जाने से उनका बोझ हल्का होगा तो हम चले जाएंगे। ये सब पढ़कर पिंकी की आंखें भर आईं। उसके भीतर सवाल गूंजने लगे, क्या अपने सुख के लिए माँ बाप का त्याग वाजिब है? क्या वो सच में बोझ बन गए हैं? हाँ, उनके इलाज का खर्चा भारी है, लेकिन उनकी सेवा करके जो आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद से जो सुकून मेरे दिल को मिलता है, क्या उस सुकून का कोई मूल्य हो सकता है? वो सोच ही रही थी कि तभी संदीप की आवाज आई, पिंकी आ जाओ, टैक्सी आ गई है। सुमित्रा जी और राम सिंह जी ने खड़े होकर बेचैन नजरों से अपने घर की ओर निहारा, जहां उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई थी। तभी कमरे से बाहर आई पिंकी भीगे चेहरे के साथ। कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ी रही, फिर आवाज दी, माँ जी। तो सुमित्रा जी ने बदमाशी आवाज में कहा, आजा बेटी, तेरा ही इंतजार कर रही थी। कहते हुए उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन पिंकी दौड़ी दौड़ी आई और भीगी आंखें लिए अपनी सासू माँ को बाहों में भर लिया और फुट फुट कर रोने लगी। मन के भीतर की गांठ अब खुल चुकी थी, जो कुछ महीने से दिल में गुस्से और बोझ के नाम पर जमा हो रहा था, वो सब आंसुओं के साथ बह रहा था। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमारे पास। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। संदीप ने चौंक कर पूछा, पिंकी तुम रो क्यों रही हो? आखिर हो क्या गया? और अब टैक्सी भी आ गई है। तो पिंकी ने अपने सास ससुर का हाथ थामते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पैसों की तंगी है तो मैं घर पर सिलाई का काम शुरू कर दूंगी, लेकिन अपने माँ बाबूजी का साथ नहीं छोड़ूंगी। आप लोग अंदर चलिए। प्रिया और प्रीतम सारा सामान वापस लेकर अंदर आ गए। ये बातें सुनकर जहाँ संदीप का मन बहुत खुश हो गया, तो दोनों बच्चे भी खुशी से चाय उठाई। इधर सुमित्रा जी और राम सिंह जी की आंखों में भी सावन के बादल बरस रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पिंकी के हृदय परिवर्तन का कारण क्या था, लेकिन इतना जरूर समझ पा रहे थे कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। संदीप कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन बजा। कुछ देर बाद फोन कटा तो उसने खुशी से कहा कि मेरा प्रमोशन हो गया है। प्रिया चिल्लाई, सच में पापा आपका प्रमोशन? प्रीतम भी कूद पड़ा, और दादू का ऑपरेशन भी हो जाएगा, दादी की दवा भी, और हमारी कोचिंग क्लास की फीस भी। दोनों बच्चे खुशी से नाच लगे। तभी कांपते हाथों से पिंकी ने सास ससुर के पांव छुए। माँ बाबूजी, ये सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है, आप ही तो हमारी ताकत है। तभी राम सिंह जी ने कांपते हाथों से बहू का सिर सहलाया और सुमित्रा जी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब सारी शिकायतें, सारे दुख, सारे बोझ खत्म हो गए थे। दोस्तों, माँ बाप तो वो नींव होते हैं जिन पर हमारा पूरा वजूद टिका होता है। उनका साथ सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्हें खो देना खुद को खो देना जैसा लगता है। इसलिए अपने माँ बाप को कभी बोझ मत समझिए, उनका साथ ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।